नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल यादव आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम ज्वार के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार यानी कि सोरघम, जिसका बॉटेनिकल नेम है सोरघम बाइकर्ल, और ये पोएसी या ग्रेमनी कुल का पौधा है। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 2n बराबर 20 होती है। ज्वार की बात करें तो ज्वार का जो वानस्पतिक नाम है ये है सोरघम बाइकर्ल, और इसकी फैमिली की बात करें तो यह पोएसी या ग्रेमनी कुल का पौधा है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या देखते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 2n बराबर 20 होती है। और इधर देखते हैं इसके पुष्पक्रम कि पुष्पक्रम किस टाइप का होता है। तो जो इसका पुष्पक्रम होता है उसको पेनिकल कहते हैं या हेड्स कहते हैं पुष्पक्रम को, ज्वार का। और फल के प्रकार की बात करें या फूड टाइप्स की, तो ये कैरियोप्सिस टाइप का होता है। जो फल का प्रकार होता है इसमें उसको हम कैरियोप्सिस टाइप बोलते हैं। और देखते हैं ये C4 प्लांट है। ज्वार का जो पौधा है ये C4 प्लांट है, और ये सामान्यतः जो है पर परागित, परंतु 6% पुष्प जो है पोटोगायनी यानी कि मादा, यहाँ पे मादा पुष्पों की पहले परिपक्वता होने के कारण बहुधा परपरागित, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पुष्प होते हैं वो 6% पहले मादा पुष्प पहले परिपक्व होते हैं जो है। और इनमें ये प्रक्रिया होने के कारण बहुधा ये परपरागित यानी कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। और वहीं देखते हैं ज्वार की बात करते हैं तो ये सूखा सहनशील पौधा है। इसको सूखा सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यहाँ पे देखिए सूखा सहन करने की क्षमता के कारण इसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं। ज्वार की बात करें तो ज्वार जो है एक तो सूखा सहनशील पौधा है, इसीलिए इसको कैमल क्रॉप भी कहते हैं। कैमल क्रॉप यानी कि जैसे कि हम देखते हैं रेगिस्तान में ऊँट होते हैं, जो ये एक बार इनको पीने के लिए अगर पानी मिल जाता है तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी लाइफ साइकिल चलाते रहते हैं। तो वैसे ज्वार का पौधा है, इसीलिए हम इसको कैमल क्रॉप भी कहते हैं। वहीं बात करते हैं ज्वार के टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार की। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था टेस्ट वेट क्या होता है। टेस्ट वेट यानी कि 1000 दानों की संख्या जो मानक होता है इसमें। किसी भी बीज का टेस्ट वेट अगर हमें ज्ञात करना है तो उसमें हम देखते हैं 1000 दानों की संख्या। क्या? 1000 दानों की संख्या। अगर हम किसी भी बीज का या किसी भी फसल के 1000 दाने ले लेंगे तो उसे टेस्ट वेट बोला जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं ये जो ज्वार है इसमें टेस्ट वेट की संख्या जो है, टेस्ट वेट जो होता है, परीक्षण भार जो होता है, ये 25 से 30 ग्राम होता है। कितना? 25 से 30 ग्राम जो है अगर हम दाने ले लेंगे ज्वार के तो उसमें लगभग 1000 दाने होंगे। इसी को बोलते हैं परीक्षण भार या टेस्ट वेट। वहीं देखते हैं हम पोषक मान की बात करते हैं कि ज्वार में कितने परसेंट प्रोटीन या पोषक मान, कार्बोहाइड्रेट, वसा क्या कितने परसेंट पाया जाता है पोषक मान की। तो यहाँ पे देखते हैं जो ज्वार है, ज्वार के दानों में 75% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या? ज्वार के दानों में 75% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वहीं बात करेंगे अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है, 3% वसा पाई जाती है। ये कहने का मतलब इसमें कि 75% जो दाने होते हैं ज्वार के, इनमें 75% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। वहीं प्रोटीन की बात करें तो 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। और वसा की बात करें तो वसा 3% पाया जाता है। आगे देखते हैं हम नर बाध्यता का मुख्य स्रोत जीन ट्रिप्ट 16 है। क्या? इसमें हम देखते हैं नर बाध्यता का जो मुख्य स्रोत है, उसकी जो मुख्य जीन है वो है ट्रिप्ट 16 जीन है। ज्वार विश्व की मोटे अनाजों की महत्वपूर्ण फसल है। ज्वार की फसल की बात करें तो ज्वार जो है विश्व में सबसे महत्वपूर्ण मोटे अनाजों की फसल है। ज्वार ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन एमिनो अम्ल की मात्रा 1.7 से 2.2% तक पाई जाती है। ज्वार की बात करें तो इनमें प्रोटीन में जो है लाइसिन एमिनो अम्ल की मात्रा 1.7 से 2.2% तक पाई जाती है। देखते हैं ज्वार का साइलेज बनाने के लिए फसल की कटाई बुआई के 60 दिन बाद करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि पशुओं को खिलाने के लिए साइलेज बनाने के लिए जब हम ज्वार की बुआई करते हैं, बुआई के 60 दिन यानी कि 2 महीने
के बाद जो है हम फसलों की कटाई करते हैं, यानी ज्वार की कटाई करते हैं। उससे क्या होता है, ये साइलेज बनाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है उस टाइम। और चारे के लिए उगाई जाने वाली ज्वार में छोटी अवस्था में 50% फूल आने पर पशुओं के लिए विषैला पदार्थ एससीएन हाइड्रोसाइनाइड अम्ल या धूर्निक या प्रूसिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है। कहने का मतलब जब ज्वार का पौधा छोटी अवस्था में होता है, छोटी अवस्था में होता है या 15% जो है आधे पुष्प आ जाते हैं, तो उस टाइम इनमें हाइड्रोसाइनाइड अम्ल की मात्रा अधिक होती है, यानी कि HCN की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये जो हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, जड़ों में ध्रुवणिंग का निर्माण पत्तियों में स्थानांतरित होकर HCN या प्रोसिंग अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये धुरीन जो होता है, इसका निर्माण जड़ों में और फिर पत्तियों से स्थानांतरित होकर HCN में बदल जाता है, HCN अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये जो HCl अम्ल होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये अगर अधिक मात्रा में पशुओं को खिलाया जाए तो पशुओं को मृत्यु भी हो सकती है। और जैसे कि हम देखते हैं 0.5% अगर इसको खिलाया जाए या ज्वार के साथ अगर अधिक मात्रा में ज्वार को एक टाइम पे खिला दिया जाए जब छोटी अवस्था में रहते हैं पौधे, तो ये पशुओं के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अब नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, बात करते हैं इसमें कि जड़ों की में निर्माण के बाद ये प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी पत्तियों में HCN की मात्रा अधिक, परंतु परिपक्व होने पर तनों में अधिक व पूर्ण पुष्पन पर कम होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो HCN अम्ल होता है, इसकी शुरुआत जड़ों से होती है। सबसे पहले जड़ों से, जड़ों के बाद प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी पत्तियों में जाता है। जो प्रारंभिक पौधों की प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें जो है पत्तियों की ऊपरी अवस्था, मतलब ये प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों के ऊपरी भाग में, यानी ऊपरी भाग में पत्तियों में इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है HCN की। लेकिन जब धीरे धीरे हमारा पौधा परिपक्व होता है, बड़ा होता है, तो इसकी मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। और पुष्पन, जब पौधे में पुष्पन प्रक्रिया हो जाती है, पौधे में पुष्प आ जाते हैं, तो उस समय एकदम बिल्कुल कम हो जाती है। वहीं देखते हैं 500 ppm या 0.5 ग्राम HCN की मात्रा होने पर पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये जो HCN अम्ल है, इसको अगर 0.5 ग्राम, कितना 0.5 ग्राम की मात्रा में अगर पशुओं को दिया जाए, या फिर इतना हम ज्वार अपनी फसल को, यानी ज्वार को खिलाएं कि उनमें 0.5 ग्राम अगर हो जाता है HCN, तो ये पशुओं के लिए बेहद हानिकारक होता है और ये पशुओं की इसको खाने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। अब यहाँ आगे देखते हैं, पौधों की वृद्धि के साथ साथ 50% फूल आने के बाद इनमें HCN की सांद्रता कम हो जाती है। HCN की विषैलेपन की सीमा 200 ppm होती है। कितना? 200 ppm होती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हमारा पौधा बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है धीरे धीरे, तो उसमें HCN की मात्रा कम होती जाती है, यानी घटती जाती है। जब पौधा प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो उस टाइम जो है HCN सबसे ज़्यादा पौधे में होता है और जो बेहद नुकसानदायक होता है। वहीं बात करेंगे HCN के विषैलेपन की सीमा जो मात्रा होती है, वो है 200 ppm। मई जून में बोने या बोई जाने वाली फसल में HCN की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ पे देखते हैं कि जो मई जून में बात करते हैं कि मई जून के महीने में जब फसल की बुआई की जाती है, मई जून के महीने में जब फसल की बुआई की जाती है, तो उस समय जो फसल की बुआई की जाती है उसमें HCN की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब हम देखते हैं मक्के की उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे उद्भव या उत्पत्ति। तो माना जाता है कि मक्के का जो उत्पत्ति स्थल है ये अफ्रीका है। कहाँ पे? मक्के का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका माना जाता है। वहीं हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, कि मक्के का क्षेत्रफल वितरण, यानी किन क्षेत्रों में, किन देशों में, कहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। तो देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक ज्वार बोया जाता है। सॉरी, मैंने मक्का बोला था, ज्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक ज्वार बोया जाता है, यानी कि सबसे अधिक भूमि पर हमारे भारत में खेती की जाती है। वहीं उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है और भारत का तीसरा स्थान है। औसतन उपज के मामले में अर्जेंटीना का प्रथम स्थान है। यहाँ पे देखते हैं हम कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मक्का उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन
उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का है। वहीं भारत की बात करें उत्पादन में तो तीसरा स्थान है। वहीं देखते हैं कि औसतन उत्पादन की बात करते हैं, औसतन उत्पादन के मामले में अर्जेंटीना का प्रथम स्थान है। ज्वार के क्षेत्रफल व उत्पादन में भारत की बात करें तो ज्वार के क्षेत्रफल व उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान है और तथा औसत उपज में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। जैसा कि अभी हमने देखा कि क्षेत्रफल की बात करी जाए तो ज्वार की खेती जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में की जाती है। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। वहीं देखते हैं भारत के जो क्षेत्रफल व उत्पादकता की दृष्टि में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। और जो औसतन उत्पादन की बात करते हैं तो औसतन उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, यानी कि प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। वहीं हम देखते हैं ज्वार के वानस्पतिक विवरण के बारे में, यानी कि ज्वार के पौधों के बारे में हम देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, जानकारी ले। तो ये एक वर्षीय पौधा है। ज्वार का जो पौधा होता है एक वर्षीय होता है, यानी कि सिर्फ एक बार एक वर्षीय। ज्वार के पौधे की लंबाई 1.2 से 4.5 मीटर होती। क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज्वार के पौधे की लंबाई, माना कि ये ज्वार का पौधा है, ये हमारा सरफेस एरिया यानी ज़मीन हो गई, हमारी मिट्टी हो गई। तो ये ज्वार का पौधा जो होता है ये 1.2 मीटर से कितना 1.2 मीटर से 4.5 मीटर तक होता है। कितना 1.2 मीटर से 4.5 मीटर तक इतना लंबा होता है ज्वार का पौधा। एक पौधे में 12 से 20 पत्तियां होती हैं। ज्वार के पौधे की बात करें तो जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि ये हमारा ज्वार का पौधा हो गया, यानी कि तना हो गया, ये उसका, ये मान लेते हैं हम ज्वार का, ये हमारा पौधा हो गया, ये सरफेस एरिया हमारा हो गया, मान लेते हैं। तो इसमें पत्तियों की बात कर रहे हैं तो जो ये पत्तियां निकली रहती हैं, पत्तियां जो हैं ज्वार के पौधे में, पत्तियों की संख्या जो होती है ये ऐसे ऐसे होते हैं। तो पत्तियां जो होती हैं उनकी संख्या 12 से 20 होती है। पत्तियां 12 से 20 का मतलब, अब जैसे लंबाई 1.2 से 4.5 है तो लंबाई के हिसाब से पत्तियां भी कम ज़्यादा होती हैं, यानी कि 12 से 20 पत्तियां होती हैं। इसके पुष्पक्रम यानी बाली को मुंडक कहते हैं। जो इसमें ये पुष्पक्रम होता है, जो इसकी बालियाँ होती हैं ज्वार की जो बालियाँ होती हैं इसको क्या बोलते हैं, मुंडक बोलते हैं। ज्वार की जो बालियाँ होती हैं लगी हुई होती हैं उसको मुंडक बोलते हैं। ये हमारा पौधा हो गया, ये पत्तियाँ हो गई, ये हम मान लेते हैं कि ये बाली हो गई। तो इसी बाली को मुंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंडक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि ज्वार का जो बाली होती है या पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं। तो पुष्पक्रम यानी बाली को मुंडक भी कहते हैं। यह स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है, क्योंकि मादा जो इसमें मादा पुष्प होते हैं वो बहुधा जो है बहुत क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। इनमें जो है 6 से 7 दिनों में पुष्पन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहीं ज्वार की बात करें तो जो पुष्पन प्रक्रिया होती है, यानी पुष्प आने का जो समय होता है, जो पुष्प निकलता है, ये पौधे में जब पुष्प निकलना शुरू होता है तो ये पुष्पन की प्रक्रिया जो है 6 से 7 दिनों में पूरी हो जाती है। 6 से 7 दिनों से ज़्यादा पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होती है। जितना भी पौधे होते हैं उनमें पुष्पन की प्रक्रिया 6 से 7 दिनों में पूरी हो जाती है, यानी कंप्लीट हो जाती है। वहीं आगे हम देखते हैं जलवायु, यानी कि कैसी जलवायु उपयुक्त होती है। ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करेंगे, ज्वार की कल्टीवेशन के लिए। तो ये जो है गर्म जलवायु, ज्वार छोटे दिनों का पौधा है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो ज्वार का पौधा है ये शॉर्ट डे प्लांट है। ज्वार का जो पौधा है ये शॉर्ट डे प्लांट है और ये गर्म जलवायु यानी कि सूखा सहन, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और गर्म क्षेत्र में उगाया जाने वाला है। तो यही, और ये शॉर्ट डे का मतलब कि वे पौधे जिनको प्रकाश 12 घंटे से कम प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट किसको कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट वे पौधे जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। यही देखते हैं कि सर्वोत्तम मतलब अच्छी बढ़ावर के लिए औसतन तापमान कितना होना चाहिए। ज्वार के पौधे की अच्छी बढ़ावर की बात करें कि जो पौधे का ग्रोथ होता है या फिर
पौधे की जो जीवन प्रक्रिया में जब ग्रोथ टाइम आता है, बढ़ावर आता है, तो उस टाइम के तापमान की बात करें तो तापमान उस टाइम इसको उपयुक्त तापमान जो होता है वो 26 से 30 सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है इसके लिए। वहीं बात करेंगे अंकुरण की, तो अंकुरण के लिए यानी कि जर्मिनेशन के लिए जब हम ज्वार के पौधे को मिट्टी में अपने ज़मीन में डालते हैं उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। अंकुरण जब पौधा ज़मीन से निकलता है, अंकुरण होता है उसमें, तो उस टाइम तापमान जो है, इसमें तापमान 7 से 10 सेल्सियस होना चाहिए। उस टाइम अच्छा अंकुरण होता है, तो अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है 7 से 10 सेल्सियस। ज्वार की फसल में सूखा सहन की क्षमता अधिक होती है और ज्वार शॉर्ट डे प्लांट होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई अभी कि इसमें सूखा सहनशील और शॉर्ट डे, सूखा यानी कि पानी की बहुत अधिक आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, और शॉर्ट डे प्लांट मतलब ये पौधे जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है तो उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। वहीं लॉन्ग डे प्लांट, अब शॉर्ट डे प्लांट की बात आई तो हम थोड़ा लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो वे पौधे जिनको 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है उसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, और वे पौधे जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। वहीं हम बात करेंगे मृदा की, यानी किस प्रकार की मिट्टी में ज्वार की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी किस प्रकार ज्वार की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं ज्वार की फसल के लिए दोमट या क्ले चिकनी मृदा उपयुक्त होती है। कौन सी उपयुक्त मृदा, अच्छी फसल के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए जो हम मिट्टी का देखते हैं तो मिट्टी का चुनाव करते हैं, ये दोमट या क्ले चिकनी मृदा। कौन सी? दोमट, क्ले या चिकनी, दोमट, क्ले या चिकनी जो सबसे। और वहीं उसके पीएच मान की बात करें तो उन मिट्टी का पीएच मान जो है 5.5 से 8.5 होना चाहिए। कितना? 5.5 से 8.5। वहीं कुछ इम्प्रूव वेराइटियाँ यानी उन्नतशील किस्मों के बारे में हम बात करते हैं कि उन्नतशील किस्में क्या हैं। कुछ उन्नतशील किस्में देखते हैं ज्वार की। ज्वार की जो मीठी किस्में, कुछ ज्वार की हैं जो मीठी किस्में हैं उनकी बात करें। मीठी किस्मों में 17% शर्करा होता है। कितना होता है शर्करे की मात्रा? 17% होता है, शर्करे की मात्रा होती है 17%। ज्वार की मीठी किस्मों में 17% शर्करा यानी चीनी की मात्रा पाई जाती है। वहीं कुछ वेराइटियों की बात करें तो CSH1 ये भारत में विकसित 1964 में प्रथम संकर किस्म है। ये जो CSH1 किस्म है ये भारत में बनाई गई, यानी भारत में इसका उत्पादन किया गया, और ये जो है 1964 में, कब? 1964 में विकसित की गई इसको, और ये प्रथम संकर किस्म है। कहाँ की? भारत की, यानी इंडिया की प्रथम संकर किस्म है। वहीं बात करेंगे CSH9 ये सूखा व लवणी सहन करने वाली किस्म है। यानी कहने का मतलब ये सूखा, तो वैसे भी ज्वार के पौधे जो होते हैं, ज्वार की फसल सूखा सहनशील होती है। ये जो CSH9 है ये अधिक से एकदम सूखा सहन और लवणी भूमि में भी आसानी से उगाई जा सकती है। वहीं बात करेंगे CSH13 ये सरसोत्तम द्विप्रयोजनी चारे व ये फसल जो है एक है किस्म CSH, कौन सी? एक मिनट, CHS13 ये जो किस्म है ये द्विप्रयोजनी है। कहने का मतलब इस किस्म का प्रयोग जो है हम चारे के लिए भी कर सकते हैं और दाने के लिए भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका द्विप्रयोजनी किस्म भी कही जाती है। कभी कभी ऐसा पूछा भी जाता है कि ज्वार की द्विप्रयोजनी किस्म कौन सी है, या ज्वार की द्विप्रयोजनी किस्म का नाम बताइए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं CSV15 ये भी डुअल पर्पज, चारे व दाने के लिए। कौन से? चारे व दाने के लिए ये भी उपयुक्त है। वहीं देखते हैं नेक्स्ट M35 रबी चारे के लिए। ये जो है रबी के मौसम में सबसे उपयुक्त होती है चारे के लिए। किसके लिए? ये किस्म जो होती है M35 रबी चारे के लिए उपयुक्त किस्म होती है, यानी कि रबी ऋतु में चारे के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। वहीं नेक्स्ट हम देखते हैं SSG 59 ये मीठी सूडान बहु कटाई चारे के लिए उपयुक्त की जाती है। अभी हम देखते हैं ये मीठी सूडान या बहु, तो कुछ ऐसे ये जो किस्म है SSG 593 जो है ये चारे के लिए है, और ये एक कटाई के बाद दोबारा भी इसकी कटाई की जाती है। जैसे कि हमने इस किस्म का बोया इसको अपने खेतों में,
तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे कि एक बार फसल काटने योग्य हो गया चारा 2 महीने 30 दिन बाद, तो इसकी कटाई करके एकदम ज़मीन से थोड़ा सा छोड़ के कटाई करके इसकी फिर छोड़ देते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद ये जो है पौधा फिर से विकसित हो जाता है और दोबारा फिर ये चारे के लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए इसको, और ये मीठी सूडान, थोड़ा इसमें शर्करे की भी मात्रा होती है, इसीलिए इसको मीठी सूडान और बहु कटाई चारे के लिए उपयुक्त है या उपयुक्त मानी जाती है। वहीं देखते हैं दाने के लिए उन्नत किस्में कि कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं ज्वार की जिनमें अच्छे किस्म के दाने प्राप्त होते हैं, तो उन किस्मों के बारे में हम देखते हैं। तो CSH5, CSH6, ASPV 245, CSB13 प्रताप ज्वार, ये जो है दाने के लिए, ये जो किस्में हैं ये दाने के लिए उपयुक्त हैं, इनसे अच्छे क्वालिटी का दाना प्राप्त होता है। वहीं आगे हम बात करेंगे बुआई के बारे में कि ज्वार की फसल की बुआई किस टाइम की जाती है। ठीक है, तो ज्वार की बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह उपयुक्त होता है। यहाँ पे अगर हम ज्वार के बुआई की बात करें कि ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त समय कौन होता है, तो जून का लास्ट वीक और जुलाई का फर्स्ट वीक, इस टाइम ज्वार की बुआई करने पे फसल उत्पादन या ये सफिशिएंट टाइम, उपयुक्त टाइम होता है बुआई करने के लिए ज्वार का। वहीं देखते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में ज्वार की खेती रबी सीजन में की जाती है। कौन कौन से? भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में ज्वार की खेती जो है ये रबी सीजन में की जाती है। देख लीजिए एक बार आप लोग, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लिया करें। बीज दर की बात करें, यानी कि सीड रेट की बात करें कि 1 हेक्टेयर में कितना बीज की आवश्यकता होती है, सीड रेट क्या होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में अगर हमें ज्वार की फसल लेनी है, उसकी खेती करनी, उगाना है, तो कितना बीज की आवश्यकता होती है इस बात पे। तो ज्वार की खेती के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। कितना? 10 से 12 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, कितना? 10 से 12 केजी 10 से 12 केजी जो है उपयुक्त होता है। वहीं देखते हैं 30 से 35 किलोग्राम चारे के लिए उपयुक्त होता है। आगे हम बात करेंगे उपयुक्त दूरी की, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी की बात करेंगे। तो जो ज्वार है इसमें उपयुक्त दूरी की बात करें तो ये 45 इंटू पौधे से पौधे की दूरी जो है 45 से 12.5, कितना होना चाहिए? 45 इंटू 12 सेमी, कितना होना चाहिए? 45 इंटू 12 सेमी। ये पौधों से पौधों की दूरी की बात करते हैं। वहीं हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। 1 हेक्टेयर में हमें ज्वार की खेती करनी है तो कितने खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो गोबर खाद की बात करें तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। हम कोई भी फसल लेने के लिए सबसे पहले तो हमें कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद या हरी खाद सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं गोबर खाद की, तो गोबर खाद 5 से 10 टन पर हेक्टेयर गोबर खाद की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कितना? 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वहीं फास्फोरस की बात करें तो 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, कितना? 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर फास्फोरस की आवश्यकता होती है। वहीं नेक्स्ट अगर पोटास की बात करें कि 1 हेक्टेयर में ज्वार की फसल लेने के लिए पोटास की कितनी आवश्यकता होती है, पोटास की क्या मात्रा होती है, तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं इसके प्रमुख कीटों के बारे में कि ज्वार में कौन कौन से कुछ जो कीट हैं, प्रमुख कीट कौन कौन से हैं जो प्रमुख हैं, ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ज्वार की परोह मक्खी, कौन सी? सूट फ्लाई, और दूसरा जो है तना छेदक स्टेम बोरर, और तीसरा जो है ईयर हेड मीज। ये जो है, ये कीट जो हैं ये ज्वार के पौधों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रकोप देखा जाता है ज्वार के पौधे में। वहीं डिजीज़ की बात करें या रोग की बात करें तो जो ज्वार में जो रोग लगता है वो होता है अर्गट या सरकरी रोग। ठीक है, अर्गट या यह रोग जो है स्फैसिलियम सोरघाइम नामक कवक से उत्पन्न होता है। जो अर्गट रोग होता है ये उत्पन्न होता है स्फैलियम सोरघाइम नामक एक कवक होता है, उस कवक से ये रोग ज्वार में देखा जाता है, ज्वार में उत्पन्न होता है। आगे हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की हार्वेस्टिंग, अब आगे जो हमारा टर्म है, टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो ज्वार की फसल औसतन
आम तौर पर जो है अक्टूबर नवंबर में पक जाती है। किस टाइम, देखिए अगर हम ज्वार की फसल की बात करें कि परिपक्व कब हो जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर में पक जाती है, पककर तैयार हो जाती है। वहीं ज्वार की जो देसी किस्में होती हैं ये 80 से 85 दिन में, और संकर किस्में 120 से 125 दिन में। कितना, 120 से 125 दिन में संकर किस्में। वहीं देसी किस्मों की बात करें तो देसी किस्में 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती हैं कटाई के लिए। अब देखते हैं उपज की बात करते हैं कि उपज कितनी प्राप्त होती है। अभी हमने कटाई करी, अब कितना उपज प्राप्त होता है हम उस पर बात करेंगे कि 1 हेक्टेयर में हम खेती किए ज्वार की तो कितनी उपज मिलेगी हमें। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में बात करें तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर सूखी कड़वी प्राप्त होती है। यहाँ पे अगर वर्षा आधारित क्षेत्रों में हम खेती करते हैं ज्वार की, वर्षा आधारित क्षेत्रों में अगर हम ज्वार की खेती करते हैं तो वहाँ पे जो हमें दाने प्राप्त होते हैं, दानों की जो होता है ये दाने 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाने प्राप्त होते हैं। वहीं सूखी कड़वी यानी कि जो सूखा उसका तना होता है, सूख जाता है, जैसा कि हम देखा होगा आपने, जो ज्वार होता है उसका तना जब सूख जाता है तो उसको सूखी कड़वी बोलते हैं, और वो भी पशुओं को खिलाने के काम में आता है। तो वहीं सूखी कड़वी की बात कर रहे हैं तो सूखी कड़वी जो है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। वहीं अगर संकर किस्म ज्वार की खेती के लिए औसतन उत्पादन की बात करें तो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना व 100 से 125 क्विंटल जो है सूखी कड़वी प्राप्त होती है। संकर किस्मों की अगर हम खेती करें तो 40 से 45, कितना, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है दाना, और 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होती है सूखी कड़वी ज्वार की। तो आई होप ये क्लास सबको पसंद आई होगी। ज्वार के बारे में हमने आपको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस और एक अच्छी क्लास और बेहतरीन क्लास के लिए। और हम आशा करते हैं आप लोग भी अपना ओपिनियन इसमें शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।